मेरा नाम विलियम है और मैं अपने देश के नेवी में काम कर चुका हूँ। पिछले साल ही मैंने रिटायर किया है और अभी अपने परिवार के साथ अपने खुद के घर में रहता हूँ। ये कहानी है जब मैं अपने टीम के साथ अटलांटिक ओशन में गश्त लगा रहा था। हमारे गश्त लगाने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था। जब ऊपर से ऑर्डर आता था तब सेना की एक टुकड़ी जहाज में बैठकर समुद्र में निकल जाते थे और वहां की सभी इंफॉर्मेशन अपने हेडक्वार्टर्स में भेजना होता था। और जब तक हमें बुलाया नहीं जाता तब तक हम लोग वापस भी नहीं आते थे। कभी कभी तो हमें 2 से 3 दिन हो जाते थे लगातार गश्त लगाते हुए। ये हमारे लिए आम बात होती थी। खैर, मैं क्या कह रहा था कि एक बार मैं अपने टीम के साथ हमारे देश के समुद्र के बॉर्डर पे गश्त लगा रहा था। हमें खबर मिला था कि कुछ लोग समुद्र में गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हैं और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश आने वाले हैं। उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग तैनात थे। उन लोगों के पास अक्सर हथियार होते थे, इसीलिए हम लोग चौकन्ना थे और हमारे आसपास छोटी से छोटी हलचल को भी हम लोग बड़े गौर से देख रहे थे। हम लोग मिलिट्री बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन से देख रहे थे कि आसपास कोई हलचल तो नहीं है। तभी मेरी नजर पास के एक छोटे से टापू पर गया। वो एक छोटा सा टापू था। उस टापू में बस 2-4 झाड़ियां और कुछ बड़े बड़े पत्थर ही थे। दुख की बात यह है कि जब मैं रिटायर कर रहा था तब वो टापू समुद्र के नीचे चला गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ गया और उसके साथ कई अन्य छोटे छोटे टापू भी समुद्र के अंदर चले गए। खैर, जब मैं उस टापू की ओर देख रहा था तब मुझे वहां बड़े से एक चट्टान में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वो चट्टान हमसे कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन दूरबीन की मदद से मैं वहां कुछ कुछ देख पा रहा था। मैं उस पत्थर के ऊपर उन चमकदार चीजों को देख रहा था, लेकिन वहां पर 1 घंटे तक कुछ हलचल नहीं हुआ। लेकिन फिर 1 घंटे बाद जब सूरज का पोजीशन चेंज हुआ तब मैंने देखा कि उन पत्थरों में इंसान जैसी कुछ चीजें बैठी हुई है। मुझे लगा वो कोई दुश्मन है जो कि उस चट्टान में बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि वहां उस पत्थर में ऐसे 3 जीव है और उन लोगों का पीठ मेरी तरफ है। इसके बाद मैं 2 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा, बस चुपचाप उनको ऑब्जर्व कर रहा था। अगर उनमें से कोई थोड़ा सा भी घूम जाए तो मैं उनका चेहरा साफ साफ देख पाऊं। मैं अपने लीडर को ये बातें बताने ही वाला था कि मेरी नजर उनकी पैरों पर गई। उनके पैर किसी मछली के पूंछ जैसे थे और वही चीज शायद धूप पड़ने के कारण चमक रहा था। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि कमर के ऊपर इंसान जैसी बॉडी, हाथ, सर, धड़ सब कुछ इंसान जैसे, लेकिन पैर मछली के पूंछ जैसा। ये बात मुझे बहुत ही अटपटा लगा। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अचानक ऐसा लगा कि ये दुश्मन भी हो सकते हैं जो कि ऐसे भेष बना के बैठे हैं और वक्त आने पे हमला करेंगे। इसीलिए मैंने अपने कप्तान को बुला के उन्हें सारी चीजें बता दिया। बाइनोकुलर से जब उन्होंने उस चट्टान की ओर देखा तब वो भी हैरान रह गए। फिर पता नहीं उन्होंने क्या समझा, उन्होंने हमको उन सभी जीवों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, मिलिट्री में हम लोगों को सिर्फ सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने और मेरे बाकी साथियों ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया और एक गोली जाके एक के कंधे पे लग गई। गोली की आवाज से वो सभी पानी में कूद गए। फिर हमने गोली चलाना भी बंद कर दिया और इसके बाद दोस्तों सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हमें अपने शिप के नीचे से अजीब आवाजें आने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि गोली चला के हमने गलती कर दी है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। वो अजीब आवाजें हमारे बोट के चारों तरफ से आने लगी। फिर हमारे कप्तान भी डर गए और हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करके सभी बातें बता दी। फिर वहां से ऑर्डर आया कि तुम लोग तुरंत वहां से वापस आ जाओ। दोस्तों, जब हम लोग वहां से भाग रहे थे तो काफी दूर तक उन आवाजों ने हमारा पीछा किया और किसी एक मजबूत जीव ने हमारे बोट को जोर से टक्कर भी मारी थी। दोस्तों, जब हम लोग अपने शिप पे वापस आए
तो हमें देख के 2 टॉप रैंक के ऑफिसर्स वहां आ गए। फिर वो लोग हमारे सभी ऑफिसर्स को हमारे कंट्री के हेडक्वार्टर्स में ले गए और वहां पहुंचने तक हम सभी ने उनसे बहुत बार पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी हमसे कोई बात नहीं किया। फिर हम लोग जब हेडक्वार्टर्स पहुंचे तब वहां के कुछ टॉप रैंक के ऑफिसर्स हमारे पास आए। हमसे उन्होंने कहा कि आज तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुम जिंदगी भर किसी को नहीं बताओगे, ना कोई मीडिया, ना किसी दोस्त, यहाँ तक कि परिवार वालों को भी नहीं। ये बात उन सभी ने बहुत सीरियस हो गई बताई थी। इतना बोलने के बाद वो सभी लोग वहां से चले गए। हम सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और हमें समझ आ गया था कि हम लोगों ने शायद ऐसा कुछ देख लिया है जो कि हमें नहीं देखना चाहिए था। फिर इसके बाद दोस्तों, उस दिन उस बोट में जितने भी ऑफिसर वहां गश्त लगाने गए थे सभी का ट्रांसफर अलग अलग जगह कर दिया गया और मैंने अपने लाइफ में फिर से उन सभी में किसी को नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं और मुझे इन सब धमकियों से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार और अपने देश से बेहद प्यार करता हूं। इसीलिए मैं अपना नाम और अपना देश का नाम नहीं बताना ही ठीक समझता हूं। मेरा नाम आमिर है और मैं पिछले 6 सालों से शिप में काम करता हूँ। मैं उन शिप्स में काम करता हूँ जो कि माल लेकर एक देश से दूसरे देशों में जाता है। ऐसे ही जहाज़ों में एक देश से दूसरे देश जाने में हमें कई दिन या कभी कभी तो कई महीने लग जाते हैं। खैर, एक बार ऐसे ही साउथ अफ्रीका के केप टाउन में माल खाली करके हम इंडिया वापस आ रहे थे। रात को खाना खा के मैं एक कॉलीग के साथ शिप के डेक के ऊपर टहल रहा था। उस रात समुद्र में बहुत ही तेज हवा चल रही थी। मैं कई महीने से घर नहीं गया था, इसलिए मैं अपने अम्मी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। इसके बाद कुछ देर तक मैं शिप के डेक में ही टहलता रहा। अचानक मैंने देखा कि एक छोटा सा अफ्रीकन बच्चा तकरीबन 8-9 साल का होगा शिप में चढ़ रहा है। उसे देखते ही मैंने अपना हथियार निकाला। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम समुद्र के जिस जगह पर खड़े थे वह समुद्री लुटेरों का बहुत ही ज्यादा खतरा था। समुद्री लुटेरे अक्सर छोटे छोटे नाव में ग्रुप्स में आते हैं और शिप में लोड किया हुआ माल जो कि लाखों करोड़ों का होता है उन्हें लूट कर ले जाते हैं। हम लोग शिप खाली करके आ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी शिप्स में लाखों का सामान पड़ा हुआ था। दोस्तों, लुटेरों में बच्चे, बूढ़े और औरत तक भी शामिल होते हैं और वो जहाज के लोगों पर भी अक्सर हमला कर देते हैं। खैर, उस बच्चे को देखते ही मैं उसकी ओर भागा, लेकिन वो बच्चा बिजली की तेजी से शिप पे चढ़ा और कैबिन में घुस गया। उस बच्चे के पीछे भागने से पहले मैंने टॉर्च लेकर शिप के आजू बाजू हर जगह देखा, लेकिन वहां पर मुझे दूसरा कोई नहीं दिखा। अजीब बात तो ये था कि वहां कोई नाव भी नहीं था। ये बात मुझे थोड़ा खटका। खैर, फिर मैं भागते हुए कैबिन के अंदर गया और यहाँ वह हर जगह देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। फिर मैंने अपने कॉलीग्स और कप्तान से भी पूछा कि क्या आप लोगों ने किसी बच्चे को यहाँ आते हुए देखा है? तकरीबन 8-9 साल का एक बच्चा, वो भागते हुए अभी अभी यहाँ पर आया था। क्या किसी ने उसको देखा है? तो उन सभी ने मुझसे कहा कि नहीं, हमने किसी बच्चे को यहाँ नहीं आते देखा। दोस्तों, मैंने पूरी रात उस जहाज का हर जगह देखा, लेकिन वो बच्चा मानो तो उस जहाज से गायब भी हो गया था। दोस्तों, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि वो बच्चा बिना किसी नाव के रात के उस अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच हमारे जहाज तक आया कैसे, जबकि उस रात तेज हवा भी चल रही थी। मतलब उस रात समुद्र में तूफान भी था और उस बच्चे को मैंने खुद बिजली की तेजी से भागते हुए कैबिन के अंदर जाते हुए देखा था। और वो बच्चा आखिर कहाँ गायब हो गया, इस बात का पता मुझे आज तक नहीं चला। दोस्तों, आज भी मैं समुद्र में जहाजों में काम करता हूँ, लेकिन ऐसा घटना मेरे साथ दोबारा कभी नहीं घटा। मेरा नाम रघुनाथ है और मेरे दोस्त मुझे प्यार से डॉल्फिन बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे समुंदर बेहद पसंद है
मेरे दादाजी नेवी में थे, इसीलिए शायद मुझे समुंदर और भी ज्यादा पसंद है। खैर, ये उस वक्त की बात है जब मैं पीएचडी की थीसिस में काम कर रहा था। मेरा टॉपिक मैरिन लाइफ और उस पर डिपेंडेंट कम्युनिटी के बारे में था। इसीलिए मैं पिछले 1 महीने से श्रीलंका के एक मछुआरे कम्युनिटी के कॉलोनी में रह रहा था। मैं शायद आपको बताना भूल गया कि मैं श्रीलंका से हूँ। तो बात है कि पिछले कुछ दिनों से मैं उन लोगों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। मैं रात के 3 बजे उठ के उन लोगों के साथ छोटे छोटे नाव में बैठकर मछली पकड़ने जाता था और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उन लोगों के साथ मछली लेके किनारे पे वापस चला आता था। इसके बाद वो लोग मछली लेके बाजार में बेचने निकलते थे और उनमें से कुछ लोग फिर से समुद्र में मछली पकड़ने चले जाते थे। लेकिन हर बार मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, इसीलिए मैं चुपचाप सोने चला जाता था। ऐसे करते करते वो दिन भी आ गया जब मैं उन लोगों के साथ आखिरी बार समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाला था। रोज की तरह मैं उस दिन भी 3 बजे उठा और उन मछुआरों के साथ नाव में बैठ के समुद्र के अंदर चला गया। वो लोग अपना जाल फेंक रहे थे और कुछ मिनट बाद जाल को ऊपर खींच लेते थे और बहुत सारे मछली पकड़ के वो लोग अपने नाव में भर के रखते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक मछुआरा जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर सभी मछुआरे अपने अपने जाल फेंक के सभी नाव को किनारे में भगाने लगे। दोस्तों, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी मछुआरे अपना जाल, जो कि उनकी रोजी रोटी है, पानी में फेंक के क्यों भाग रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद सभी नाव किनारे पे पहुंच गई और वो लोग अपने कुल देवता का नाम लेने लगे। उस वक्त मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जब मैंने उन मछुआरों से पूछा कि क्या हुआ था, आप लोग इतना घबराए क्यों लग रहे हैं, तो उनमें से एक ने मुझे बताया कि जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे तब उन्हें पानी में एक बड़ी सी परछाई दिखी और वो लोग उस परछाई को अपने लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे समुंदर का शैतान। और उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग पहले भी इस चीज का सामना कर चुके हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर होते हैं कि वो लोग उनका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वहां से भागने में ही भलाई है और उनका कुल देवता ही उस शैतान से उनकी रक्षा करता है। मेरा नाम कार्लोस है और मैं अपने देश की नेवी में काम कर चुका हूँ। और आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो उस जमाने की है जब मेरा नेवी में पहला दिन था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तभी हमारे पूरे बैच का ट्रेनिंग चल रहा था। पहले दिन की ट्रेनिंग खत्म करके सभी लोग शिप में अपने अपने बेड पर जाकर सो गए। अगले दिन हम सभी का 5 बजे ट्रेनिंग था और सुबह हमें जल्दी उठना था, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर जैसे तैसे करके मेरी आंख लग गई। उस दिन सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई। फ्रेश होके 4:30 बजे ही मैं ट्रेनिंग के लिए निकल गया। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। मैं वही जहाज के डेक पे यहाँ वहां टहल रहा था। अब आसमान में भी हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। कुछ ही देर बाद अब सुबह होने वाला था। फिर अचानक मेरी नजर हमारे शिप के नीचे पानी पे गई। वहां मैंने जो देखा वो देखकर मैं बिल्कुल तंग रह गया। मैंने देखा कि 2 बहुत ही विशाल और चमकदार आंखें जहाज के नीचे से मुझे ही घूर रही है। मैंने उन दोनों आंखों को देखा ही था कि तभी समुद्र के नीचे से एक विशाल समुद्री जीव का सर थोड़ा सा पानी के बाहर आ गया। सतह के पास जब उस जीव का सर आया तब उस जीव के असल साइज के बारे में मुझे मालूम चला। दोस्तों, जीव बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो जीव किसी विशाल टापू जितना बड़ा था, इतना बड़ा कि आप उसके साइज के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। उस जीव का शरीर हरा और थोड़े से नीले कलर का था और उसकी स्किन बिल्कुल किसी मगरमच्छ जैसा था। जब उस जीव को मैंने ठीक से देखा तो मुझे पता चला कि वो दोनों चमकदार चीज उसकी आंखें नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है जो कि मुझे पता नहीं था क्या है।
खैर, मैंने उस जीप को अभी 10-15 सेकंड के लिए देखा ही था कि तभी अचानक मेरे सामने हमारा ट्रेनर और कुछ हाई प्रोफाइल सीनियर भी आ गए। उन सब ने मुझे गुस्से से देखा और बस ये कहा कि तुम अंदर आओ। फिर एक बंद कैबिन में वो लोग मुझे लेकर गए और मुझे घेर के खड़े हो गए। फिर उनमें से एक ऑफिसर ने मुझसे कहा कि अभी अभी तुमने जो देखा वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, और अगर तुमने अपनी पूरी लाइफ में आज की इस घटना के बारे में कभी भी किसी के साथ भी डिस्कस किया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो लोग चले गए। उन लोगों ने बहुत ही सीरियस होकर मुझसे ये कहा था। फिर इसके अगले ही दिन ही मुझे नेवी के दूसरे रेजिमेंट में भेज दिया गया। दोस्तों, मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं, और अभी तक मुझे लगता है कि आज भी कुछ लोग मेरे घर और इंटरनेट सर्वर के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वैसे अब मेरी उम्र 75 साल की है और इस उम्र में मुझे मौत का भी खौफ नहीं, लेकिन मैं अपना नाम और अपने बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग मेरे पीछे मेरे परिवार को परेशान करें। मेरा नाम नितिन है और मैं पेशे से एक मरीन इंजीनियर हूँ। मैं एक ऐसे कंपनी में काम करता हूँ जो कि शिप के मेंटेनेंस का काम करती है। जब भी कोई कार्गो शिप एक देश से दूसरी देश में जाता है तब वहाँ अक्सर मेरे जैसे इंजीनियर शिप में मौजूद होते हैं, ताकि सफ़र के चलते अगर शिप में कोई खराबी आए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जहाज का सारा सामान टाइम से पहुंच जाए। एक बार की बात है दोस्तों, हमारी शिप यूएसए से जापान जा रही थी। हमें पैसिफिक ओशन पार करना था। 12 दिसंबर की शाम को हम लोग यूएसए से निकले और कुछ दिनों तक हमारा सफर जारी रहा। फिर 21 दिसंबर की रात को समुद्र में हवा अचानक से तेज हो गई और तूफान जैसा हालत बन गया। यूं तो साल भर पैसिफिक ओशन में तूफान आते रहते हैं, लेकिन हर तूफान हमारे शिप वालों के लिए एक अलग चैलेंज खड़ी कर देती है। दोस्तों, उस रात हवा इतनी तेज चल रही थी कि शिप में सभी क्रू मेंबर्स को अपने अपने कैबिन के अंदर रहने का ऑर्डर मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त केविन दोनों सिगरेट पीने बाहर आ गए। दोस्तों, हवा बहुत जोर की चल रही थी और बीच बीच में समुद्र का पानी भी हमारे शिप के ऊपर आ रहा था, लेकिन हम दोनों दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग ऐश से सिगरेट पी रहे थे और पैसिफिक ओशन के ऊपर धुआं उड़ा रहे थे। फिर दोस्तों, अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं और केविन आज तक भुला नहीं पाए हैं। आंधी और तूफान के कारण हमें समुद्र में ज्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था। हम लोग कुछ ही दूर तक साफ साफ देख पा रहे थे। फिर सिगरेट फूंकते हुए केविन ने मुझसे कहा कि हे, क्या तुम उस जहाज को देख पा रहे हो? तो मैंने कहा कि कौन सा जहाज? तो केविन ने मुझसे कहा कि अपने बाईं तरफ देखो, वहां पर तुम्हें कोई जहाज नहीं दिख रहा? तो उसके कहने पर मैंने बाईं तरफ सर घुमाया। दोस्तों, वहां देखते ही मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैंने देखा कि बहुत ही बड़ा और एक पुराना जहाज उस तूफान के धुएं को चीरते हुए हमारी ओर ही पड़ रहा है, और वो जहाज इतना बड़ा था कि उसके टकराने पे ही हमारा जहाज एकदम से चकनाचूर होने वाला था। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगा कि वो जहाज किसी पुराने जमाने का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई 12वीं या 13वीं शताब्दी का जहाज हो। उस जहाज की सभी लकड़ियां काली पड़ गई थी और उस जहाज में अजीब तरह का फ्लैग्स भी लगा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद वो जहाज हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था और साथ ही हमारे अंदर तनाव भी बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों, हम कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो जहाज हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देख के मैं और केविन दोनों चौंक गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ और इतना बड़ा जहाज कैसे हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया। दोस्तों, इसके कुछ देर तक हम लोग शिप के डेक पे ही खड़े रहे, लेकिन दोबारा हमें वो जहाज नहीं दिखा। मैं और केविन हम लोग शिप के अंदर आ गए और सीधा कप्तान के रूम में चले गए और उनको जाके सारी बात बता दिया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरे रडार में तो कोई शिप नहीं दिख रहा है
और मैं पिछले 1 घंटे से राडार की ओर ही देख रहा हूँ। क्योंकि समुद्र में विजिबिलिटी कम है, इसीलिए मैं राडार के भरोसे शिप को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन जैसा तुम लोग कह रहे हो, वैसा मुझे कोई जहाज हमारे आसपास नहीं दिखा है। दोस्तों, ये बात और भी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि हम दोनों ने उस पुराने और भयानक जहाज को हमारे सामने देखा था। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम टोबी है और मैं अपनी पत्नी जूली के साथ क्रूज पे हनीमून पे आया था। जिन लोगों को नहीं पता कि क्रूज क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि क्रूज एक बहुत ही बड़ा और लग्जरियस शिप होता है जिसपे लोग समुद्र में घूमने जाते हैं। उस जहाज में ही खाने पीने की और सभी ऐशो आराम की सुविधाएं होती है। तो ये बात तब की है जब हम दोनों क्रूज पे समुद्र पे घूमने गए थे। वो क्रूज शिप सिर्फ हनीमून कपल्स के लिए था, इसीलिए उस क्रूज शिप पे हम दोनों के अलावा कई कपल्स भी आए हुए थे। तो एक शाम को हम सभी लोग पार्टी कर रहे थे और क्रूज में पार्टी कर रहे सभी ने बहुत ही ज्यादा दारू पी ली थी। सभी दारू पी के यहाँ वहाँ टुन हो गए थे। पार्टी में ज्यादा दारू पीने की वजह से कई लोगों का तो तबीयत भी बिगड़ गया था। यहाँ तक कि मैंने भी कई बार दारू पी के उल्टियाँ किया था। खैर, फिर थोड़ी देर पार्टी और शोर शराबे से दूर जाने के लिए मैं शिप के एक दूसरे कोने पे जाकर ताज़ी हवा खाने लगा। ताज़ी हवा से मुझे थोड़ा राहत मिल रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी जूली भी थी। हम लोग वहां पर टहल रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। उस वक्त हमारा शिप एक छोटे से सुनसान आइलैंड के पास से गुजर रहा था। वो आइलैंड बहुत ही छोटा था, किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसा होगा। मैं मानता हूं कि फुटबॉल स्टेडियम बड़ा होता है, लेकिन एक आइलैंड के साइज के लिए ये बहुत ही छोटा ही है। खैर, फिर मैंने देखा कि एक छोटा सा सफेद घोड़ा जिसका पूरा शरीर चांद की तरह चमक रहा था, समुद्र से निकल के उस छोटे से टापू पर उड़ते हुए चला गया और पेड़ों के पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये घटना महज कुछ ही सेकंड के लिए था। फिर मैंने जूली से कहा कि क्या तुमने भी उस सफेद घोड़ा को देखा था? तो मेरे उस बात पे उसने कहा कि हाँ, मैंने भी उस सफेद घोड़ा को देखा था। लेकिन तुमने क्या एक बात नोटिस की? तो मैंने बोला कि क्या? तो जूली ने मुझसे कहा कि उस घोड़े का 2 पंख था और उसके पूंछ या गर्दन में एक भी बाल नहीं था, बल्कि वो किसी मछली जैसा था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस शाम को बेशक मैंने शराब पिया था, लेकिन जूली कभी शराब नहीं पीती है और उस रात को भी जूली ने शराब नहीं पिया था। उस रात जब जूली ने कहा कि उसने भी उस जीप को देखा था, तो मैं श्योर हो गया कि वो घटना मेरा आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि हमारे आंखों के सामने गुजरा हुआ एक सच था। दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।